अरे अर्चना बहू, जुग जुग जियो। तूने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। और तुम आज से अपनी जेठानी का पूरा ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारी जेठानी माँ बनने वाली है। याद रखना कि मेरी अर्चना बहू घर के किसी काम को हाथ भी न लगा पाए। तभी कमला का पति कहता है, माँ, आप कमला से ऐसा क्यों कह रही हैं कि घर के अब सारे काम कमला करेगी, जबकि माँ तो कमला भी बनने वाली है। तू चुप कर। बड़े बात करते हैं ना तो छोटे को बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अब ये तेरी काली परी मुझे गोरा बच्चा तो नहीं दे सकती है ना। माँ प्लीज, बात बात पे आप इस तरह से कमला के साथ व्यवहार नहीं रख सकती हैं। तभी अर्चना का पति कहता है, हाँ माँ, आपको दोनों बहुओं को बराबर की इज्जत देनी चाहिए। चुप करो तुम दोनों। तुम दोनों मेरे बेटे हो, बेटे ही रहो। मुझसे बड़े बनने की कोशिश मत करो। सुष्मिता के दोनों बेटे चुप हो जाते हैं, क्योंकि सुष्मिता के दोनों बेटे अपनी माँ की बहुत इज्जत करते थे और सब कुछ इसी तरह से चलता रहा। सुष्मिता हमेशा अर्चना के पास रहती और उसका ख्याल रखती। वहीं दूसरी तरफ कमला से वो घर के सारे काम लेती, उसके बावजूद उसे उल्टा सीधा सुनाती रहती थी। बेचारी कमला हमेशा उदास रहती थी। मुझे पता है कमला, तुम माँ की वजह से बहुत उदास रहती हो, पर मेरी मजबूरी है। जब से पिताजी गुजरे हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि उन्हें पिताजी की कमी का एहसास हो, और ऐसे हालत में मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता, वरना मैं इस घर को कब का छोड़ चुका होता। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी माँ को मेरी ना सही, लेकिन आपकी ज़रूरत है। दोनों बहुएं गर्भवती थी, लेकिन इसके बावजूद भी सुष्मिता हमेशा अपनी गोदी बहू अर्चना का ही ध्यान रखती थी। सुष्मिता हमेशा अर्चना के पास रहती थी। सुष्मिता अर्चना का पूरा ध्यान रखती थी, यहाँ तक सुष्मिता अर्चना को बेड से नीचे भी नहीं उतरने देती थी। और वहीं दूसरी तरफ कमला का ध्यान रखना तो दूर, सुष्मिता ने कमला से कभी प्यार से बात तक नहीं की, जिस कारण कमला बहुत दुखी रहती थी। एक दिन, अरे समधन जी आप? अरे हाँ, बस मैंने सुनी इतनी बड़ी खुशी और मुझसे रहा नहीं गया, मिलने आ गई अपनी बेटी से। अरे हाँ, बहुत अच्छा किया आपने। आप अर्चना के कमरे में चलिए, मैं अभी चाय नाश्ते का इंतज़ाम करवा कर आती हूँ। सुन, अर्चना की माँ आई हुई है और नाश्ते में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझ गई ना? और हाँ, पनीर के पकौड़े ज़रूर बना लेना। नाश्ता बनते ही मुझे आवाज़ लगा देना। अपना काला चेहरा लेकर मेरी बहू के कमरे में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है तुझे। मैं नहीं चाहती मेरे बहू के आने वाले बच्चे पर तेरा मनहूस काला साया भी पड़े। कमला बहुत दुखी हो जाती है। इधर सुष्मिता अपनी बहू के कमरे में जा ही रही थी। अर्चना, तूने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है बेटी। तेरे पिताजी भी बहुत खुश हुए, लेकिन वो आ नहीं सके, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। अर्चना, मैंने तुझे फ़ोन पर कितनी बार समझाया था कि तू अपनी मनहूस सास का साया अपने आने वाले बच्चे पर नहीं पड़ने देना, लेकिन तुम समझती क्यों नहीं हो बेटी? अरे तेरी सास एक विधवा है, वो अपने पति को खा गई, वो मनहूस है। ऐसी औरतों को समाज मनहूस कहता है, और मैं नहीं चाहती तेरे आने वाले बच्चे पर उस मनहूस का साया भी पड़े। हाँ माँ, मैंने बहुत बार कोशिश की कि मैं उसको यहाँ से भगा दूँ, लेकिन वो है कि मुझसे चिपकी रहती है फेवी गम की तरह। मैं क्या करूँ? तू ऐसा कर कि तू अपनी सास से कोई बहाना बना दे और चल मेरे साथ घर। हाँ माँ, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। वैसे मैं भी नहीं चाहती कि किसी भी मनहूस का साया मेरे आने वाले बच्चे पर पड़े। माँ बेटी की सारी बात सुष्मिता ने सुन ली। सुष्मिता के तो पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। सुष्मिता उदास होकर वहाँ से चली जाती है। कमला, मुझे पता है माँ की वजह से तुम बहुत परेशान रहती हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, माँ बहुत जल्द समझ जाएंगी। अरे नहीं नहीं नितेश जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी माँ मेरी भी तो माँ है ना। वैसे भी मैं तो अनाथ थी और मुझे उनकी कोई भी बातों का बुरा नहीं लगता। अरे मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ जो मैं अनाथ होते हुए भी आज एक माँ के साये में पल रही हूँ। सुष्मिता को अपनी गलती का एहसास होता है। जिस बहू को वो मनहूस कहती रही, वो बहू उसे खुशनसीबी समझती रही, और जिस बहू को उसने दिन रात प्यार किया, उसने ही उसे मनहूस कह दिया। और सुष्मिता तुरंत ही अपने बहू को गले से लगाकर माफ़ी मांग लेती है। ये देखकर नितेश भी बहुत खुश हो जाता है।